हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल होता क्या है ये इसको हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रोफिल क्या होता है, ये नॉर्मल एडल्ट ब्लड में सबसे एबेंडेंट WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफॉर्म्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली बैक्टीरिया इन्फेक्शंस और एक्यूट इन्फ्लामेशंस के टाइम्स। मतलब कि सिंपल अगर जो हम मीनिंग में बात करें तो न्यूट्रोफिल्स को आप बॉडी के फर्स्ट रिस्पॉन्सर्स समझ सकते हैं। जब बॉडी में बैक्टीरिया या टिश्यू या इंजरी होती है तो न्यूट्रोफिल रैपिडली इन्फेक्शंस इंजरी वाली साइड पर पहुंचते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल की बात करें तो साइज मीन्स न्यूट्रोफिल अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 माइक्रोमीटर्स डायामीटर के होते हैं, माइक्रोमीटर्स, और ये आरबीसी से थोड़े लार्ज होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में हम बात करेंगे। अगर जो न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस सेगमेंटेड लोबेड होते हैं। यूजुअली न्यूक्लियस में 2 से 5 लोब्स होते हैं, इसीलिए न्यूट्रोफिल को पॉली मार्फो न्यूक्लियर या ल्यूकोसाइटिस जिसको हम PMNs भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स न्यूक्लियस हैज़ मल्टीपल लोब्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग फाइन ग्रेनुलर्स, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में फाइन ग्रेनुलर्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रेनुलर्स में डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस एंड एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये WBC, और क्या करते हैं ये WBC को, दे आर द क्लासीफाइज एज ग्रेनुलोसाइटिस्ट। मीन्स कि हमारे जो ग्रेनुलोसाइटिस्ट हैं ये WBC को ब्रॉडली 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ग्रेनुलोसाइटिस्ट न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल और एक ग्रेनुलोसाइटिस्ट लिम्फोसाइटिस्ट और मोनोसाइटिस्ट होते हैं। ठीक है, अगर जो हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल की, तो फेजोसाइटोसिस फर्स्ट हमारा क्या है, फेजोसाइटोसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेलुलर्स डिब्रिस। मतलब कि फेजोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। ये फेजोसाइटोसिस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेलुलर्स डेब्रिस को इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल रिकॉग्नाइज या इंगल्फ बैक्टीरिया डाइजेशन और डिस्ट्रक्शंस। इस प्रोसेस में न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को अपने सेल के अंदर ले जाते हैं और एंजाइम ग्रेनुलस की हेल्प से डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो क्या करते हैं, किल्स ऑफ इंगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजिंग द ग्रेनुलर्स एंड अदर्स एंटी माइक्रोबियल मैकेनिज्म्स। मीन्स न्यूट्रोफिल सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, इंगल्फ नहीं करते बल्कि इन्हें किल भी करते हैं। ये किलिंग में जो है ग्रेनुलर्स एंजाइम एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अदर्स इंट्रासेलुलर एंटी माइक्रोबियल मैकेनिज्म्स की हेल्प से होते हैं। इसीलिए न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया इन्फेक्शंस की अगेंस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन इज एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। मीन्स एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में जो रोल होता है न्यूट्रोफिल का, ये एक्यूट इन्फ्लामेशंस के इम्पॉर्टेंट सेल्स में है। ये एक्यूट इन्फ्लामेशन यूजली सडनली डेवलप होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या इंजरी या टिश्यू डैमेज। तो इन्फ्लामेशंस के अर्लियर स्टेज में न्यूट्रोफिल बॉडी से अफेक्टेड टिश्यू की तरफ मिग्रेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहले हमारी किसी भी हमारी बॉडी में या हमारी टिश्यूज़ में या हमारी सेल्स में इंजर्ड हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेटरी सिग्नल को न्यूट्रोफिल रिकमेंडेड और फेगोसाइटोसिस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रक्शन करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट टू साइड ऑफ टिश्यू और इंजरी और इन्फेक्शंस। मीन्स रिक्वायरमेंट टू साइड ऑफ इंजरी या इन्फेक्शंस, जब बॉडी में इन्फेक्शंस या टिश्यू या इंजरी होती है तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स सिग्नल्स या न्यूट्रोफिल को ब्लड वेसल से इन्फेक्शंस या इंजरी वाली साइड की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस मूवमेंट को कीमोटैक्सिस कहा जाता है। कीमोटैक्सिस मीन्स केमिकल सिग्नल के रिसेप्टर्स में सेल के इन्फेक्शंस या इंजरी साइट की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब क्लिनिकल टर्म देख लेंगे, जैसे न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, इंक्रीज द न्यूट्रोफिल काउंट। तो ब्लड में जो न्यूट्रोफिल के नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये कॉमनली देखा जा सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशंस, टिश्यू इंजरी या स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, सम अदर्स इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे न्यूट्रोफिलिया से। न्यूट्रोपीनिया में क्या होगा कि डिक्रीज द न्यूट्रोफिल काउंट, मीन्स ब्लड में न्यूट्रोफिल के नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाना। ठीक है, तो न्यूट्रोपीनिया में बॉडी की बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट डिस्फंक्शंस कम हो सकती है, स्पेशली वो न्यूट्रोफिल काउंट इज मार्केडली लो। ओके, फिर हम बात करेंगे इस्नोफिल की। इस्नोफिल में क्या होता है इसको देखेंगे। इस्नोफिल भी हमारा ग्रेनुलोसाइटिस्ट हैं। ये पार्टिकुलरली पैरास्टाइटिस इन्फेक्शंस और एलर्जिक हाइपरटेंसिव रिएक्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंपल मीनिंग देखें तो इस्नोफिल को मेनली बॉडी के पैरास्टाइटिस, फाइटिंग और एलर्जी रिलेटेड WBC के रूप में याद कर सकते हो। स्ट्रक्चर्स ऑफ इस्नोफिल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है कि इस्नोफिल का साइज अप्रॉक्सीमेटली 12 से 17 माइक्रोमीटर्स डायमीटर्स के होते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स से ग्रेनुलरी थोड़े लार्ज होते हैं। न्यूक्लियस की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, इस्नोफिल का न्यूक्लियस यूजली बी लोडेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूजुअली हैव अ बाइलोडेड न्यूक्लियस कंटेन द प्रोमेंटेंट इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर्स। इसमें क्या होता है कि B2, ओके, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक्स या बायोबेड न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियोफिल्स के मल्टीपल एक मिनट, हाँ, क्या होता है इसमें हमारा जो न्यूक्लियोफिल्स होते हैं, इसमें इस प्रोसेस में भी देखा जाता है कि किस तरीके से हमारे
बायोफिल्स या प्रोमेटिस एसिनोफिल्स साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलोट होते हैं। फिर हम इसमें बात करेंगे इसके फंक्शंस की। फंक्शंस में क्या होता है कि हमारे फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट लिखा है डिसफंक्शंस अगेंस्ट पैरास्टैटिक इन्फेक्शंस। तो इसिनोफिल का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सर्टेन पैरास्टैटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट डिसफंक्शंस। ओके, इसिनोफिल्स इसोफिलिया हेलमेंथिक या वॉर्म इन्फेक्शंस में इसिनोफिल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम बात करें पैरास्टाइटिस इन्फेक्शंस, तो इसिनोफिल इंक्रीज या रेप्चर्स हो जाएंगे। फिर ग्रेनुलर्स प्रोटीन रिलीज हो जाएगा, पैरासाइटिक्स डैमेज हो सकते हैं। तो इसिनोफिल लार्ज पैरास्टाइटिस को इसिनोफिल की तरह ईजिली इंगल्फ नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिक ग्रेनुलर्स प्रोटीन रिलीज करके पैरास्टाइटिस को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, पैरास्टाइटिस इन लार्ज एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मीन्स इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो एलर्जिक रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, इसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में पैरास्टाइटिस करते हैं। जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, एलर्जिक इरिटेशन हो गया, सम ड्रग एलर्जिक या अदर्स एलर्जिक कंडीशंस। मतलब कि इन रिएक्शंस में इसिनोफिल इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करके इन्फ्लामेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मॉड्यूलेशंस ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। तो इसमें इसिनोफिल्स इन्फ्लामेशन को सिर्फ इंक्रीज ही नहीं करते बल्कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट या रेगुलेट भी करते हैं। मॉड्यूलेशंस की बात करें तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल या मॉडिफाई करना। इसोफिल्स क्या होंगे, इसमें डिफरेंट एंजाइम साइटोकाइनाइज एंड इन्फ्लामेटिक इन्फेक्शंस मेडिएटर्स के थ्रू सराउंडिंग इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंटरेक्शंस विद एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेस। इसिनोफिल्स एंटीजन एंटीबॉडीज मेडिएटर्स इम्यून रिस्पॉन्सेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंटीजन सब्सटेंसेस जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम्स को प्रोटीन जो स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। इसिनोफिल्स एंटीबॉडीज़ के थ्रू कोटेड टारगेट स्पेशली सर्टेन पैरास्टाइटिस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की। तो इसमें हम क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में देखेंगे तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इसिनोफिल्स। तो इसिनोफिल का मीनिंग है कि ब्लड में इसिनोफिल के नंबर्स नॉर्मल से इंक्रीज़ होना। ठीक है, इसमें इसिनोफिल कॉमनली कुछ कंडीशंस में देखे जा सकते हैं, जैसे कि पैरास्टाइटिस इन्फेक्शंस। तो इसिनोफिल्स स्पेसिफिक पैरास्टाइटिक इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली हेलमेंथिक वॉर्म या इन्फेक्शंस के अगेंस्ट डिसफंक्शंस में इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म इन्फेक्शन या हुक वॉर्म इन्फेक्शंस या अदर टिश्यू इन्वॉल्व द पैरास्टाइटिस इन्फेक्शंस। एक तो पैरासाइटिक इम्यून रिस्पॉन्स को इसिनोफिलिक को इंक्रीज़ करते हैं, इसिनोफिलिक ग्रेनुलर्स रिलीज़ हो जाते हैं और पैरास्टाइटिस को क्या करते हैं, डैमेज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर जो हम बात करें एलर्जिक डिसऑर्डर्स की, तो इसिनोफिल्स एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में भी इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ब्रोंकायल्स में एलर्जिक
इरिटेशंस में या सम ड्रग एलर्जीज में, अदर्स एलर्जिक कंडीशंस में ये क्या होते हैं, इसिनोफिल्स इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी पेशेंट में इसिनोफिल्स काउंट इंक्रीज होता है तो सिर्फ इसिनोफिलिया देखकर डायरेक्टली पैरास्टाइटिस इन्फेक्शन डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। रिजल्ट को हमेशा क्लिनिकल सिम्टम्स या पेशेंट की हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशंस या अदर्स लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस या रिलेवेंट डायग्नोसिस टेस्ट के साथ इन ट्रैप्ड किया जाता है। अगर पेशेंट को एब्डोमेनल सिम्टम्स इसिनोफिलिया है तो डॉक्टर पैरास्टाइटिस इन्फेक्शन कंसीडर्स कर सकते हैं। अगर पेशेंट को स्नीजिंग एलर्जी सिम्टम्स या इसिनोफिलिया है तो एलर्जिक एयरवे में डिसीज़ भी कंसीडर्स की जा सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसी में बेसोफिल की। बात करेंगे बेसोफिल की, तो बेसोफिल भी हमारा क्या है, ये हमारी बेसोफिल्स आर द लिस्ट numerous circulating granulocytes in normal adult peripheral blood. They participates in inflammatory and hypertensive reactions. Means basophils normal adult या peripheral blood में सबसे कम नंबर में प्रेजेंट ग्रेनुलोसाइटिस्ट होते हैं। ये मेनली एलर्जिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और इन्फ्लामेशंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर जो हम सिंपल मीनिंग में देखें तो बेसोफिल्स को आप बॉडी के हिस्टामिन रिलीजिंग सेल्स के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर जो हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसका साइज बेसोफिल्स का अप्रॉक्सीमेटली 10 से 14 माइक्रोमीटर्स डायमीटर्स को के होते हैं। ये WBC हैं और WBC RBC से लार्जेस्ट होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इज लोबेड बट मे बी द पार्टिकली एब्स्ट्रैक्ट absorbed by the dark granulars। मतलब कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बेसोफिल्स का न्यूक्लियस लोबेड रेगुलर्स लोब्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट डार्क ग्रेनुलस न्यूक्लियस को पार्टिकली ओवर या एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस लोबेड होता है बट डार्क ग्रेनुलस की वजह से क्लियरली आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे ग्रेनुलस। ठीक है, तो ग्रेनुलस स्टैंड डीप ब्लू पर्पल विथ रूटीन्स ब्लड स्टैंड्स। मतलब कि बेसोफिल्स के साइटोप्लाज्म में लार्ज डार्क ब्लू पर्पल या ग्रेनुलस प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें रूटीन ब्लड स्टैंडिंग में ये ग्रेनुलर्स डीप ब्लू पर्पल कलर के दिखते हैं। इसी स्टोरेज स्टैंडिंग की वजह से बेसोफिल माइक्रोस्कोप्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर जो इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेसोफिल्स के ग्रेनुलर्स में इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीडिएटर स्टोर हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट मीडिएटर्स इंक्लूड द हिस्टामिन, हिपैरिन एंड अदर्स इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, इसके फंक्शंस की। तो रिलीज हिस्टामिन एंड अदर्स इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो बेसोफिल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हिस्टामिन रिलीज करना। ठीक है, तो इसमें हिस्टामिन्स ब्लड वेसल्स पर इफ़ेक्ट करता है और इन्फ्लामेटरी एलर्जी रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिस्टामिन्स के इफ़ेक्ट में वेसो डायलेशंस, इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी, रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग जैसे इफेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में रोल देखेंगे क्या होता है, पार्टिसिपेट इन द एलर्जिक रिएक्शंस।
इसमें बेसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब बॉडी किसी एलर्जी के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं तो बेसोफिल्स एक्टिवेट हो सकते हैं और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स डिक्रीज कर सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में एलर्जिक रिएक्शंस, सम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और सर्टेन मीडिएटर्स टाइप्स एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस की बात करें तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस कंट्रीब्यूट टू द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रिलीज मीडिएटर्स सराउंडिंग ब्लड वेसल्स और इम्यून सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें interact with immune pathway, especially those individuals AGE mediators hypersensitivity। मतलब कि AGE mediators hypersensitivity तो बेसोफिल्स स्पेशली IgE मीडिएटर्स हाइपरसेंसिटिविटी के पाथवे से एसोसिएट होते हैं। IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इसका फुल फॉर्म है IgE एलर्जिक रिएक्शंस इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ की क्लास है। अगर जो सिंपल इसका मैकेनिज्म देखें तो एलर्जी हुआ, फिर हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटर एक्टिवेट हुए, फिर क्या हो गए बेसोफिल्स एक्टिवेट हुआ और हिस्टामिन मीडिएटर्स रिलीज हुए और एलर्जिक रिस्पॉन्स शो हुआ। ओके, क्लिनिकल टर्म की बात करें बेसोफिल्स की, अगर जो हम क्लिनिकल टर्म की क्या है, बेसोफिल्स मीन्स इज इंक्रीज द बेसोफिल्स काउंट्स। क्या होते हैं, ब्लड में बेसोफिल काउंट का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, बेसोफिलिया को पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशन एंड अदर्स लेबोरेटरीज फाइंडिंग के साथ इंटरप्रिटेट किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, लिम्फोसाइटिस्ट की। लिम्फोसाइटिस्ट में क्या होता है, ये भी हमारा लिम्फोसाइटिस्ट WBC के ग्रेनुलोसाइटिस्ट ग्रुप का पार्ट है। ये इम्यून सिस्टम्स के एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सेल में और इम्यून रिकॉग्नाइजेशंस, इम्यून डिसफंक्शंस और एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करता है। सिंपल मीनिंग देखें तो अगर न्यूट्रोफिल्स को मेनली रैपिड फर्स्ट रिस्पॉन्सेस और स्नोफिल्स को पैरास्टाइटिस एलर्जी सेल के रूप में याद रखते हैं तो लिम्फोसाइटिस्ट को बॉडी के स्पेसिफिक इम्यून डिस्फंक्शन सिस्टम्स के इम्पोर्टेंट सेल के रूप में समझो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइटिस्ट के मेजर टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइटिस्ट, टी लिम्फोसाइटिस्ट और NK सेल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसमें हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स की। तो पहले इसमें क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइटिस। तो स्मॉल लिम्फोसाइटिस यूजुअली, हाँ, जो हमारे स्मॉल लिम्फोसाइटिस्ट होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइटिस्ट यूजुअली रिलेटिवली स्मॉल साइज के होते हैं। लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग और डिसेंटली स्टैंड होते हैं। न्यूक्लियस का सेल मेजर प्रोटीन ऑक्युपाई कर सकता है। थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, तो स्मॉल लिम्फोसाइटिस्ट में न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म विजिबल होते हैं। इसका मतलब है लार्ज न्यूक्लियस प्लस वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म। ये माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशंस का इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, लार्ज लिम्फोसाइटिस्ट ये सभी क्या होते हैं, लिम्फोसाइटिस्ट में साइज के नहीं होते हैं, कुछ लार्ज लिम्फोसाइट्स में होते हैं। देखिए से साइटोप्लाज्म रिलेटिवली मोर अबेंडेड होते हैं। सेल ओवरऑल लार्ज अपीयर करता है। तो लिम्फोसाइटिक्स को सिर्फ साइज का बेस पर
परसेंटेज वाले सेल नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अब मेजर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स मेनली हार्मोनल इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। हार्मोनल इम्यूनिटी क्या होती है, ये हार्मोनल इम्यूनिटी मेनली एंटीबॉडीज़ के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉरेजिन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट डिसफंक्शन को प्रोवाइड करता है। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड होने के बाद प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्लाज्मा सेल क्या होता है, प्लाज्मा सेल में का मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना। ठीक है, सेल बी सेल और प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी में कोई स्पेसिफिक एंटीजन्स इंटर करता है तो एंटीजन बी सेल को एक्टिवेट कर देती है और प्लाज्मा सेल को इंटर कर लेती है और इसमें एंटीबॉडीज़ क्या होता है, प्रोडक्शंस ईजिली हो जाता है। टी लिम्फोसाइटिस की बात करें तो टी लिम्फोसाइटिस मेनली सेल मेडिएटर्स इम्यून में इम्पॉर्टेंट होते हैं। टी सेल क्या होते हैं, टी सेल के डिफरेंट फंक्शनल्स ग्रुप होते हैं। जैसे हेल्पर टी सेल्स में तो हेल्पर टी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। ये अदर्स इम्यून सेल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेटिंग करने वाले सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एबनॉर्मल और इन्फेक्शन सेल को डायरेक्टली किल कर सकते हैं, जैसे कि वेरियस इन्फेक्शन सेल या सब एबनॉर्मल सेल या सर्टेन ट्यूमर सेल्स। ओके, फिर हम बात करेंगे रेगुलर टी सेल्स। तो रेगुलेटरी टी सेल्स में टी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल या रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स को लिमिटेड करने में हेल्प करती हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, एनके सेल की। एनके सेल क्या होता है, एनके सेल, एनके मीन्स नेचुरल किलर सेल। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनके बोलते हैं। ठीक है, एनके सेल जो होता है मेनली इनेट इम्यून डिसफंक्शंस का पार्ट होता है। ये सर्टन वेरियस इन्फेक्टेड सेल होते हैं, एबनॉर्मल सेल होते हैं, सम ट्यूमर सेल्स होते हैं। ये रिकॉग्नाइज करते हैं, किल कर सकते हैं। एनके सेल को जनरली स्पेसिफिक एंटीजन रिकॉग्नाइजेशंस के लिए प्रोवाइड एक्सप्लोर किया कि सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती जो एडॉप्टेटिव इम्यून सेल में होती है। इसीलिए एनके सेल को इनेट इम्यून डिसफंक्शंस का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। ठीक है, फिर हम किस में बात करेंगे, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में क्या होता है, चेंज इन द लिम्फोसाइटिक नंबर्स कैन अकर्स इन इन्फेक्शंस, इम्यून डिसऑर्डर्स एंड हेमाटोलॉजिकल डिसीज। इंटरप्रिटेशंस रिक्वायर्ड क्लिनिकल करेंशंस, मतलब कि अगर जो हम इसमें क्या करेंगे, चेंजिंग द लिम्फोसाइटिस नंबर्स, क्या करते हैं, लिम्फोसाइटिस का जो नंबर्स होता है उसको हम चेंज कर देते हैं इन्फेक्शंस, इम्यून डिसऑर्डर्स और हिमेटोलॉजिकल डिसीज़ के इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें किसकी, मोनोसाइटोसिस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मोनोसाइटोसिस को हम क्लास को अभी यहीं पे एंड कर रहे हैं, और क्लास को एंड करने के से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH। ये 1 साल का कोर्स है। इसकी फ़ीस की अगर जो हम बात करें तो इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर जो आपको
इस कोर्स से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आपको और भी अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। थैंक यू सो मच क्लास।